नवीन जी, आपको क्या लगता है समाज किस दिशा में जा रहा है? समाज एक टूटने के कारगर पर नजर आता है। सामाजिक बंधन ढीले हो रहे हैं। न्यूज़पेपर में देखते हैं कि इसने उसको मार दिया। एक दो दिन बाद ही डिवोर्स केस हो गया। कभी लड़कों के तरफ से होता है, कभी लड़की वालों की तरफ से होता है। एक महिला डाइवोर्स भी डाल देती है, वो मेंटेनेंस भी डाल देते हैं। मेंटेनेंस भी 125 में भी, डोमेस्टिक वायलेंस में भी और दूसरे प्रोविजंस में भी, डाउरी प्रोविजन एक्ट। बहुत परेशान माता पिता होते हैं, बच्चों के केसेस हैं, डाउरी केसेस हैं, बच्चियों को जला दिया जाता है दहेज के लिए। तो ऐसे दर्द में डूबे हुए परिवार जब आपके पास आते हैं तो आप क्या करते हैं? तो एक वकील अगर एक वकील की तरह व्यवहार करे तो मुझे लगता है वो अपने क्लाइंट के साथ कभी भी न्याय नहीं कर पाएगा। आम जनता जो है वो पुलिस के पास, कोर्ट कचहरी, वकीलों के पास जाने से हमेशा डरती रही है। कहते हैं कि कानून अंधा होता है। कानून की जो आंखें हैं वो आजकल सीसीटीवी कैमरे हो गए, आजकल लाइव स्ट्रीमिंग हो गई है। कभी अनुभव किया कि अगर भगवान चाहे तो केस को कैसे भी दिमाग में कोई थॉट आ गया, कोई सबूत मिल गया और न्याय मिल जाता है? अंत में मैंने सोचा कि मैंने तो बहुत बड़ा पंगा ले लिया और ये अब तो मेरे लिए शर्म की बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि भैराली और बातों बातों में एक बार फिर मैं आपका करती हूँ बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बातों बातों में अक्सर ऐसा होता है कि हर बात का हल निकल ही आता है, बात चाहे कैसी भी क्यों ना हो। और अगर बात बढ़ जाए तो कहाँ पहुँचती है? अदालत तक। और वहाँ पर सत्यमेव जयते, ऐसा माना जाता है कि एक बार अगर आप अदालत पहुँचेंगे तो इंसाफ आपको ज़रूर मिलेगा। मिलेगा या नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन इसे जानना चाहते हैं। और इसीलिए बातों बातों में आज जो हमारे गेस्ट हैं, जाने माने बहुत ही मशहूर एडवोकेट नवीन कुमार शैलार जी आज हमारे साथ हैं बातों बातों में। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार रुचि जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ आपको आज यहाँ देखकर। ऐसा लग रहा है कि हमेशा अक्सर हमने देखा है कि वकील सवाल जवाब करते हैं, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज आपसे सवाल करने का मुझे मौका मिला है। धन्यवाद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज जानेंगे कि किस तरह से यह कानून हमारी रक्षा करता है, कैसे सत्यमेव जयते हमारे साथ रहता भी है या नहीं। बहुत से सवाल होंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इन जवाबों से आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नवीन जी, अदालत में बहुत कुछ देखने को आपको मिलता होगा। समाज का एक असली अलग चेहरा देखने को मिलता होगा। आजकल साइबर क्राइम है, डिवोर्स केसेस हैं, घरों में बहुत सारा कलह कलेश रहता है। इन सब से जुड़ी हुई बातें जब आप अपनी अदालत में देखते हैं, कोर्ट में देखते हैं, आप पर क्या बीतती है? आपको क्या लगता है समाज किस दिशा में जा रहा है? अच्छा जी, अगर आप देखें तो कहा जाता है कि जब एक देश ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा होता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो अदालत की चौखटों में नज़र आता है। बिल्कुल। और अगर आपको समाज के मस्तिष्क का टेम्परेचर नापना हो तो एडवोकेट की डायरी और उसका प्रतिबिंब बन जाती है, उसका थर्मामीटर बन जाती है। तो जैसे आपने कहा कि समाज को अगर जानना है तो वकीलों के थ्रू आप जानें, तो आपका एक कथन बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने कहा कि आजकल के दौर में साइबर क्राइम बढ़ रहा है, समाज के बंधन जो हैं वो टूट रहे हैं। क्या पहला ऐसे नहीं होता था? शायद होता था, पर आज ऐसा क्या हुआ कि ये समाज इतने विघटित रूप में आपको नज़र आता है? समाज एक टूटने के कारगर पर नज़र आता है। सामाजिक बंधन ढीले हो रहे हैं। आज पेशेंस की जगह हम तुरंत न्याय की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखिए, आप सड़क पे जा रहे हैं, जरा सी रोड रेज हुई और आप अक्सर न्यूज़पेपर में देखते हैं कि इसने उसको मार दिया या जी, रोड रेज छोटी में छोटी किसी की बातों हत्या हो पर गई। बिल्कुल। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शादी जैसा बंधन, जैसे हम जन्म जन्मांतर का या 7 जन्मों का 7 जन्मों का हम बंधन मानते थे, वो आज दूसरे दिन ही टूट रहा है। तो कितनी विकट स्थिति है। और आपको जानकर ये हैरानी हुई, अभी पिछले हफ्ते ही मेरे पास एक केस आया, उसमें मुझे जानकर हैरानी हुई कि वो महिला जिसकी शादी हुई थी वो दूसरे दिन ही अपने घर चली गई और उसने तीसरे दिन तलाक का नोटिस दे ओह दिया। माय तो गॉड। तलाक की जो ये स्थिति है या समाज जो है वो क्यों है? मैं वकील
से ज़्यादा एक सामाजिक संरचना को भी जानना चाहता हूँ इसके आधार पर। देखिए, पहले की जो महिलाएं हुआ करती थी या पहले का जो समाज हुआ करता था, वो एक संस्कृति को जीता था, और वो संस्कृति थी आपसी विश्वास और एक संवेदना की। वो संस्कृति थी आपसी तालमेल और बातचीत की। आज कहीं ना कहीं वो टूट रही है। आपके पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है, हो सकता है किसी और के पास भी मोबाइल हो। आज हम अक्सर अपना समय मोबाइल पे बिताते हैं, और जो समाज है, विशेष रूप से जो एक परिवार है, उसकी जो आत्मीयता है, वो आत्मीयता पास में बैठकर बातें करने से है, और आज कहीं ना कहीं हम उससे दूर होते जा रहे हैं। अगर आप साइबर क्राइम को देखें, जैसे आपने अभी मुद्दा उठाया, डीप फेस, वॉइस मॉड्यूलिंग, साइबर स्टॉकिंग इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे पहले कहा जाता था कि जो रिश्ते हैं या समाज है वो एक ताजमहल की तरह होता था, और आज जो समाज है वो एक जो शॉर्ट है उससे भी शॉर्ट हो गया है। बिल्कुल। तो इस तरह से हमारे समाज का विघटन है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से है, और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख का अनुभव होता है कि जब हम परिवार की बात करते हैं तो जो परिवार के मुद्दे हैं, जब हम कानून की नज़र से देखते हैं तो वो एक टॉपिंग की नज़र आते हैं। जैसे आपने पिज़्ज़ा ख़रीदा और उस पर आपकी मनपसंद टॉपिंग आपने लगाई, ऐसे ही आजकल जो महिला और पुरुष के जो संबंध हैं, जब वो कोर्ट में जाते हैं, 1 केस, 2 केस, 3 केस, वो टॉपिंग की तरह केस आते हैं लगातार एक के बाद लगातार, एक। एक के बाद एक महिला जो है वो डाइवोर्स भी डाल देती है, वो मेंटेनेंस भी डाल देते हैं, मेंटेनेंस भी 125 में भी, डोमेस्टिक वायलेंस में भी, और दूसरे प्रोविजंस में भी, डाउरी प्रोविजन एक्ट, सबको जो है वो उस अदालती चक्कर में जो है बांध लिया जाता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाज को इस और चिंतन की और विश्वास की ज़रूरत है। हमें अपनी एक अच्छा कोट कहा जाता है कि यदि आपको अपने समाज को सुधारना है तो आपको अपने रूट की तरफ जाना होगा। तो मुझे लगता है कि हमें अपने पुराने दौर में जाकर वही बातचीत वाला, वही सलाह सुलह वाला माहौल अगर हम अपनाएं तो समाज को एक नई दिशा मिलेगी। आपकी बातें सुनकर ऐसा महसूस होता है कि जो दर्द एक आम जनता महसूस करती है, एक वकील भी वही दर्द महसूस करता है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। अक्सर हम देखते हैं बहुत जल्दी, जैसा आपने बोला, 1-2 दिन बाद ही डिवोर्स केस हो गया। कभी लड़कों के तरफ से होता है, कभी लड़की वालों की तरफ से होता है। डाउरी केसेस पहले भी थे, आज भी हैं। सिचुएशंस अब चेंज हो चुकी हैं। कई बार आपके पास जब केस आता है तो मन में लगता है कि इस केस को टच करना बड़ा मुश्किल है, और आपने कितनी बार ऐसा अपने क्लाइंट से कहा कि आपका केस तो कोई भगवान भी नहीं जीत सकता। सच कहूँ तो हर बार ऐसा लगता है अनेक ऐसे केसों में, पर मैं उस मानसिकता के साथ कोर्ट में जाता हूँ कि मुझे सिर्फ सत्य की लड़ाई लड़नी है, वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। आपको सत्य के साथ खड़ा होना है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ईश्वर भी मेरा साथ देते हैं, और हम ऐसे केसों में भी विजय प्राप्त करते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं। तो कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि सत्य की जगह अब लड़ाई कुछ और चीज़ों को लेकर है? सत्य के लिए लड़ाई नहीं है, बस जीतना है, अपनी पावर को दिखाना है और कुछ बन के दिखाना है कि मुझे इस केस को जीतना है बाय हुक और क्रुक। ये नहीं है कि उसके अंदर सच्चाई बाकी है। बहुत से ऐसे केसेस हैं, हम सब जानते हैं कि सभी सच्चाई के बिना पर नहीं जीत हासिल करते। बहुत से केस ऐसे होते हैं जो झूठ के साथ, और उनके पास ऐसे सबूत होते हैं, वो दिखाते हैं और केस जीत जाते हैं। तो ये कितना सही है आपकी नज़र में? जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है, और अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इस तरह की टैक्टिक्स को अपनाते हैं। पर एक कहावत है जो मुझे लगता है कि आज के संदर्भों में भी ठीक है, सत्य घबरा सकता है पर वो हार नहीं सकता। इसीलिए अगर आप देखें, जो न्याय की अवधारणा है और जो रिलीफ है वो दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे आपने कहा कि आपके कुछ बातें रिलीफ को तो दिखाती हैं, पर अंत में न्याय जरूर होता है। तो मुझे लगता है कि जो सत्य है वो हमेशा टिका रहता है। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, जैसे आपने अपने शुरुआत के उद्बोधन में कहा। देखिए, जो न्याय है वो आज के दौर में मुश्किल तो ज़रूर है, पर वह असंभव नहीं है। वजह है कि आप कैसे वकील को चुनते हैं,
वजह है कि आप अपने केस को कैसे और किस तरह प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कानून सिर्फ किताबों तक अदालत में सीमित नहीं रहता, क्योंकि जो सामने बैठा जज है वो भी एक मानवीय संवेदना को दिखाता है, और वो भी एक मानवीय व्यक्ति है और वो उस गहरी संवेदना को महसूस करता है। तो मुझे लगता है कि आप अपने आर्गुमेंट के साथ साथ यदि उस मानवीय पहलू या उस मानवीय दिल को अगर छुएं, तो आपका जो सत्य है वो ज़रूर सत्य में विजेता को प्रतिबिंबित करेगा। आपको बहुत से अवार्ड मिले हैं, चाहे वो सच्चाई को लेकर हो, कानून की तरफ से लड़ाई लड़ने को लेकर हो। दोनों पक्ष आपको बहुत सराहते हैं और आप अपने काम को बखूबी निभाते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है विपक्ष के सामने? देखिए, मैं जब भी कोर्ट में जाता हूँ तो मैं 3 चीज़ों पे विशेष ध्यान देता हूँ। जी। एक आपका केस, दूसरे आपके फैक्ट, तीसरा जो आपका विपक्ष है वो कितना मजबूत है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है और उसका मानवीय पहलू क्या है। और एक बात जो हमेशा मैं करता हूँ अपने किसी भी केस में, मैं अपने केस से ज़्यादा दूसरे केस जो मेरा प्रतिद्वंदी है उसको जानना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे अगर आपने चेस का गेम देखा होगा, जी। अगर आप चेस में सिर्फ अपनी चालों को चलेंगे तो आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। जी। तो बेहतर यह है कि आप अपनी चालों से पहले विपक्ष के दाव और पेस को समझ लें और फिर अपनी चालों को और अपने स्ट्रेटेजी को बनाएं, तो आप सारे केस जीत पाएंगे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि आप हमेशा ईश्वर पे विश्वास रखें, अपने काम पे, अपनी स्ट्रेटेजी पे विश्वास रखें और सत्य के साथ खड़े रहें। बहुत इसीलिए सुंदर, बहुत सुंदर। नवीन जी, ऐसा होता है कि जब कभी किसी इंसान की ज़िंदगी में इस तरह के कई बार फॉल्स केसेस उसके ज़िंदगी में आ जाते हैं, बहुत परेशान माता-पिता होते हैं, बच्चों के केसेस हैं, डाउरी केसेस हैं, बच्चियों को जला दिया जाता है दहेज के लिए। तो ऐसे दर्द में डूबे हुए परिवार जब आपके पास आते हैं, तो आप क्या करते हैं? क्या आप उनकी संवेदना को समझ पाते हैं या सिर्फ़ और सिर्फ़ आप कानूनी लड़ाई और कानूनी दाँव-पेच ही उन्हें समझाते हैं? उन्हें कभी-कभी हो सकता है कि आपको थोड़ी-सी काउंसलिंग करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। और देखिए, मैं ये पर्सनली ये मानता हूँ कि एक वकील नहीं होता, और एक वकील को एक वकील की तरह सोचना और व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। देखिए, वकील के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक सोशल इंजीनियर है। उसको कानून के हर विषय, हर पहलू, समाज, घटना, और आपके पास कोई भी ऐसे मैटर आते हैं किसी भी विषय का, तो आपको सब कुछ पढ़ना और देखना होता है। तो एक वकील अगर एक वकील की तरह व्यवहार करे तो मुझे लगता है वो अपने क्लाइंट के साथ कभी भी न्याय नहीं कर पाएगा, कनेक्ट भी नहीं हो कनेक्ट पाएगा। भी नहीं हो पाएगा। आपने ठीक कहा, क्योंकि कानून जो है वो इतना रिजिड है कि वो आपको सिर्फ रिजिडता ही देता है, लेकिन जो एक केस है वो मानवीय पहलू और एक मानवीय संवेदना को दर्शाता है। तो जब कोई आपके पास, या पर्सनली मेरे पास अगर कोई आता है, तो मेरा सबसे पहला जो काम होता है उसकी मानवीय संवेदना को समझकर उसको सहारा और सांत्वना देना। दूसरी बात, एक वकील जो है उसको एक पिता की तरह व्यवहार करना चाहिए। जैसे एक पिता वही करता है जो उसके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें, जब वो बचपन में उसके बच्चे होते हैं तो उसे वो उसी लाड़ प्यार से पालता है, उसकी गलतियों पे हंसता भी है, उसको दुलार भी करता है। जब वो बड़ा होता है तो उसे डांटता भी है, और जब वो और बड़ा हो जाता है, अपनी तरुणाई में जाता है, तो उसको उसके हाल पे छोड़कर सच्चाई से अवगत भी कराता है। तो मुझे लगता है कि एक वकील एक पिता के रूप में अगर काम करे, वो उसी तरह अपने क्लाइंट को संजोए जैसे वो एक बच्चे को संजोता है, उसी हार्डनेस से उसे बताए कि रियलिटी क्या है, और उसी कठोरता और उसी विश्वास से अगर अपने क्लाइंट के लिए काम करे, तो हर केस जो है वो अपने आप में अद्भुत मिसाल कायम करता है। आम जनता जो है वो पुलिस के पास, कोर्ट कचहरी, वकीलों के पास जाने से हमेशा डरती रही है। उन्हें लगता है यहाँ जाना हमारे लिए समाज में एक बेइज्जती हो जाएगी और वहाँ जाकर हमारा पूरे ना केवल अपने घर की पूरे सात पुश्तें बदनाम हो जाएंगी। अगर हमारे घर में बेटियां हैं तो हम उन्हें कैसे बिहाएंगे। एक पढ़ी लिखी परिवार में भी इस तरह की बातें हम देख पाते हैं और लोग कई बार डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन निकालने की बजाय वो क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम पर तो केस हो गया। उनके पास इतनी शक्ति ही नहीं होती कि वो अपने केस को लड़ सकें। तो कहते हैं ना कि जंग पहले ही हार जाना,
कई बार आपने भी इसी तरह के केसेस देखे होंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मुझे एक किस्सा याद आता है, छोटा-सा मैं आपको सुनाऊँ, पर उससे पहले मुझे लगता है कि कानून और पुलिस वो आपके लिए है। कानून भी आपकी रक्षा के लिए, और कानून का जो मुख्य उद्देश्य है वो है उस अंतिम व्यक्ति की सुरक्षा करना जिसका कोई नहीं है। तो कानून को अगर हम इसी भावना से देखें तो निश्चित रूप से वो आपको आपकी सहायता करता हुआ नज़र आएगा। दूसरी बात, जैसा आपने पुलिस के लिए कही, कि निश्चित रूप से एक आम आदमी की ये धारणा होती है कि पुलिस जो है उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। पर कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि ये जो धारणा है वो बहुत छोटी धारणा है, क्योंकि हर समाज में, हर सोसाइटी में, हर डिपार्टमेंट में ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। पर पुलिस का अगर आप काम देखें तो बेसिक रूप से पुलिस आपकी सहायता करती हुई ही नज़र आती है। अब जैसे मैंने एक अभी हाल ही का केस देखा, एक बिटिया थी, वो नाबालिग थी, और वो फ़ेसबुक पे और चैट पे जैसे आजकल बच्चे करते हैं, जी। वो उस पे बहुत समय बिताती थी, और उसकी दोस्ती एक अनजान व्यक्ति से हो गई, और उसने उसके जो फेस को मॉर्फ करके उसकी कुछ इस तरह की पिक्चरें सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। वो बच्ची इतनी डिप्रेशन में चली गई, किसी से बात नहीं करना, डिप्रेशन में रहना, स्कूल नहीं जाना, और उसकी इतनी बुरी हालत हो गई। तो समहाउ उसके माता-पिता किसी के रेफ़रेंस से मेरे पास आए। तो मैंने जब बिटिया से बात करी तो मुझे महसूस हुआ कि ये साइबर क्राइम का शिकार हुई है। जी। तो सबसे पहले उसको उसकी काउंसलिंग करके समझाया कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हें उसके लिए अपने आप को दोषी मानने की ज़रूरत नहीं है। कानून इसीलिए है कि वो आपकी सहायता करे। और एक लंबी काउंसलिंग के बाद बिटिया ने जो है अपनी कंप्लेंट दी। हम पुलिस में गए, हमने केस लड़ा, जो अपराधी थे उनको सलाखों के पीछे भगाया, और आज वो बिटिया बड़ी खुश है और उसकी शादी भी हो चुकी है। बहुत अच्छी बात तो है। मुझे लगता है कि इस तरह के जो संदर्भ हैं वो समाज को नई दिशा देते हैं। कहते हैं कि कानून अंधा होता है, उसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन अब कुछ समय पहले वो पट्टी सरकार ने हटा दी है। क्या अंतर है पट्टी होते हुए कानून की आंखों पर और अब जबकि आंखों से पट्टी उतर चुकी है? देखिए, कानून की पट्टी पहले भी नहीं थी हम्म, और आज भी नहीं है। आज तो पट्टी हटा दी गई है जैसे आप कह रहे हैं। पर कानून की जो आँखें हैं हम्म, वो आजकल सीसीटीवी कैमरे हो गए हैं। आजकल लाइव स्ट्रीमिंग हो गई है। हम्म, तो अगर आप ये कहें हम्म, कि कानून अंधा है तो मैं कहूँगा नहीं, कानून की जो 2 नई आँखें हैं वो सीसीटीवी हैं। हम्म, और अगर आप कहें तो कैमरे, अगर ज़रा सी या बात हो जाए या महिला के साथ, किसी अपने पति के साथ ही, या अपने सास-ससुर के साथ, या आप रोड पे चलते हुए आपकी किसी से रोड रेज हो जाए, या आप किसी डिपार्टमेंट के कोई लोग काम नहीं कर रहे, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप सबसे पहले वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बना के आप उसे सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। और वो जब सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो वो सारी चीज़ें समाज के सामने आती है और कानून भी उस पे कॉग्निजेंस लेता है। तो मुझे लगता है कि आपका जो ये प्रश्न है कि कानून अंधा होता है, तो कानून आजकल अंधा नहीं है, शायद पहले अंधा हुआ करता था। हुआ करता था। तो नबीन जी, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से पहले के परिवेश में छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर दिया जाता था, लेकिन आज की छोटी छोटी बातें सीधा कोर्ट तक पहुंचती हैं। छोटी सी आपको मिसाल देती हूँ कि अगर पति खर्चा ना दे, अगर सास सारे जेवर अपने पास रख ले, बहू को ना दे, ऐसी बहुत सी बातें हैं। किसी दूसरे शहर में जाने के बाद पति फ़ोन ना उठाए, बात ना करे, ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बातें, लेकिन कुछ लोग उसे आज भी छोटी बात कहकर कहते हैं कि इसे भुला देना चाहिए। क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है? क्या इस तरह के भी केसेस आपके पास आते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे मैंने कहा पहले ही कि आजकल संवेदना की बहुत कमी हो गई है। आजकल मुझे लगता है कि जो आपके रिश्ते हैं वो 4G की तरह आते हैं और 5G की तरह चले जाते हैं, क्योंकि जो संवेदना अगर समाज से जाएगी तो निश्चित रूप से आपके आपसी संबंध भी जाएंगे। जैसे आपने कहा कि पहले छोटी बातों को छोटी बात मानकर दरकिनार कर दिया जाता था। आजकल ऐसा लगता है, जैसे मुझे एक किस्सा याद आता है, जो जी। मेरे पास आए एक महिला, उन्होंने कहा कि मुझे अपने पति से तलाक चाहिए। तो मैंने कहा कि आपकी शादी को कितने दिन हो गए? उन्होंने बोला 3 महीने। तो मैंने बोला ऐसा क्या हुआ 3 महीने में आप अपनी शादी में तलाक चाहते हैं? उन्होंने कहा, और वो उत्तर सुनकर आपको बड़ी हँसी आएगी। तो मैंने बोला क्या? बोले मेरे
जो अकाउंट है पासबुक उसका, फेसबुक का अकाउंट, उसका वो पासवर्ड भूल गए। ओ माय गॉड। मुझे बहुत हंसी आई। तो मैंने बोला आप पासवर्ड दूसरा बना। बोली मुझे उसके अकाउंट का आईडी भी नहीं याद और पासवर्ड भी, और मेरी उसमें इतनी सारी फ़ोटो थी, तो मुझे ऐसे व्यक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है जो मेरे लाइक्स का और मेरे शेयर का ख्याल ना रख सके। ओ माय तो गॉड। आजकल जो संबंध हैं वो लाइक और शेयरों पे ज़्यादा डिपेंड हो गए बजाय आत्मीय संबंधों के। बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल दिया आपने, लेकिन डेफिनेटली आप इस तरह के अतरंगी केसेस हर रोज़ देखते होंगे और आपको हंसी भी आती होगी और हैरानी भी होती होगी। हम न्यूज़पेपर पे और चैनल्स पर इस तरह की कई घटनाएं सुनते हैं और बहुत हैरान भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं नबीन जी। सोशल मीडिया में ये जो सोशल ट्रायल्स चलते रहते हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? क्या ये सही है समाज के लिए? देखिए ये आजकल के समाज के लिए बड़ा दुखदाई पहलू मुझे लगता है, क्योंकि परसेप्शन और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। समाज जो परसेप्शन बनाता है और मीडिया उस परसेप्शन को किसी दूसरे नैरेटिव की तरह सेट कर देती है। बिल्कुल। और हर मुझे मुझे ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए, पर अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि हर मीडिया चैनल का कोई ना कोई अपना एजेंडा, कोई ना कोई अपना नैरेटिव है, और उस एजेंडे और उस नैरेटिव को समाज की सोच पे जो थोपने का काम हम लोग कर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। अभी हाल फिलहाल की अगर आप 2 दिन पहले की घटना लें, जो पहलगाँव में हुआ, इतने जी। सारे वो मार दिए गए, हम्म। उसके बाद जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव चला, या किस तरह के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आपने देखा होगा पोस्ट आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से दुखदाई है। बहुत दुखद। देखिए कानून जो है वो कानून के हिसाब से ही चलता है। कानून केवल तथ्य को या फैक्ट को एनालाइज़ करता है, वो आपकी भावनाओं को एनालाइज़ नहीं करता, और वो उसे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कानून का अपना एक बंधन है। अब देखिए 2 दिन पहले की एक घटना, उसे आपने हिंदू और मुसलमान की तरह पेश करना शुरू कर दिया। आपने वो देखा कि वहाँ पे मरने वाला जो था, एक ऐसा बच्चा भी था जो घोड़ा चलाता था और वो मुस्लिम था। तो ये घटनाएँ जो हैं वो बड़ी पीड़ादायक हैं। तो सोशल मीडिया के जो ट्रायल्स हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं उन पे रोक लगनी चाहिए। पर उस हद तक जहाँ तक समाज के सामने सच्चाई ना आए। अगर सोशल मीडिया सच्चाई को सामने ला रही है, पूर्ण रूप से सत्य रूप से, जैसे आपने कहा सत्यमेव जयते, तो मुझे लगता है वो समाज का हित करेगी, कानून का हित करेगी, क्लाइंट का हित करेगी, एडवोकेट का हित करेगी, जज का हित करेगी। पर अगर वो छुपे हुए एजेंडे और नैरेटिव के साथ चलेगी तो निश्चित रूप से समाज को विघटन की ओर ले जाएगी, और हमारी जो संस्कृति है उस पे बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। हमारी संस्कृति समरसता, सौम्यता और एकरूपता को दिखाती है। इसलिए भारत विविधताओं का देश होते हुए भी एक भारत श्रेष्ठ भारत है। तो उस एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना जो सत्यमेव जयते में छुपी हुई है, उसको बनाए रखने के लिए मीडिया ट्रायल को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पहलगाम की आपने अभी बात की और ये बहुत ही दुखद घटना थी जिसने पूरे देश को हिला दिया। ऐसे मासूमों की जान गई जिनका कहीं भी इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। वो अपना हंसी खुशी एक हॉलीडे स्पॉट पे आए थे। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सरकार की भी कुछ गलतियां रही होंगी, और डेफिनेटली जिन्होंने ये हमला किया उनकी तो गलती बहुत बड़ी है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती, जिसका खामियाजा जो मासूमों ने भुगता है। तो केस किस पर बनता है? अगर कोई मासूम जिसका परिवार का एक बच्चा वहाँ पर शहीद ही हो गया, मैं तो कहूँगी, तो वो किस पर केस करें, सरकार पर या उन मुजरिमों पर जिन्होंने वहाँ पर ये हमला किया है? देखिए ये घटना निश्चय ही दुखद और निंदनीय है। जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। पर समाज में जैसे आपने कहा कि वो किस पर केस करें? क्या सरकार पर? अगर सरकार पर केस करने की बात आए तो निश्चित रूप से जो पीड़ित व्यक्ति है उन्हें सरकार पर केस करना चाहिए, अगर ये साबित हो जाए कि जो इंटेलिजेंस इनपुट थे उनकी अनदेखी की गई, या इनपुट जो आए थे इंटेलिजेंस एजेंसियों के उसको सही से एनालाइज़ नहीं करना गया, जो निश्चित रूप से सरकार की ज़िम्मेदारी थी, उस इंटेलिजेंस एजेंसी की ज़िम्मेदारी थी, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ है। मैं जब बाहर जाते हैं किसी पर्यटन स्थल पर तो किसके विश्वास के ऊपर जाते हैं? इस विश्वास पे कि जो वहाँ की सरकार है वो हमें सुरक्षा देगी।
और आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर की घटनाएं बढ़ रही हैं हाल के दिनों में, वो एक सरकार की जो कामकाज है उस पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा रखती है। मैं किसी सरकार पे आक्षेप नहीं लगा रहा, पर मुझे लगता है कि जो सरकारें हैं उन्हें इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है और उन्हें ये बात सोचने की ज़रूरत है कि कैसे वो लोग आतंकवादी किस तरह से आए, क्यों आए, कैसे इनपुट फेलियर हुआ, कैसे हमारा लैप्स रहा। तो सरकार को निश्चित रूप से इसमें सोचना चाहिए और जो लोग दोषी हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ रही हों, चाहे वो इनपुट जो साझा करती वो एजेंसियाँ रही हों या दूसरी एजेंसियाँ रही हों जिनकी जिम्मेदारी वहाँ बनती है, निश्चित रूप से सरकार को इस पे एनालाइज करके कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि सरकार पे समाज का भरोसा रहे। क्योंकि आपने देखा इस घटना का जो सबसे बड़ा असर होगा वो ये होगा कि 2014 के बाद जो आदरणीय मोदी जी ने इस सरकार में आने के बाद जो जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम चलाई थी और वो मुहिम इस हद तक ही बहुत सारे पर्यटक जम्मू कश्मीर पे जा रहे थे, वहाँ की संस्कृति में बदलाव हो रहा था, वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति में जो बदलाव हो रहा था, जी। वो सीमा पार बैठे लोगों को शायद मंजूर नहीं था। और ये जो हमला है शायद उसी सोच को तोड़ने की एक कोशिश है जो मुझे लगता है कि हम एज ए नेशन के रूप में या एज ए हिंदुस्तानी के रूप में कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से सरकार कठोर कदम उठाएगी और हम फिर जम्मू कश्मीर की वादियों में उसी उत्साह और उमंग के साथ जाकर अपनी जो छुट्टियां हैं वो मनाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। और मोदी जी का ये कदम सराहनीय था। जिस जगह को देखने के लिए हिंदुस्तानी तरसते हैं, दुनिया का हर इंसान तरसता है। कहते हैं कि कश्मीर जो है जन्नत की तरह खूबसूरत है, लेकिन आज की डेट में देखें तो वो एक कब्रिस्तान बन चुका है, जहां वो धरती लहूलुहान है और दुहाई दे रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कश्मीर के हालात बेहतर हो जाएं और एक बार फिर पुनः सभी लोग वहां पर जा सकें और उन वादियों का, नज़ारों का मज़ा भी ले सकें और इस तरह की कोई भी घटना दोबारा कभी ना हो और किसी मासूम की जान न जाए। हम आगे बढ़ते हैं। नवीन जी, बहुत से केसेस आपने लड़े और अक्सर आप जीत जाते हैं। ये आपकी एक काफ़ी समय से चली आ रही एक परिपाटी है कि आप कोई केस जल्दी हारते नहीं हैं और जल्दी लेते भी नहीं हैं। लेकिन जब आप केस के अंदर जाते हैं, केस को समझते हैं, उसको रीड करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, मेहनत तो जाहिर सी बात है आप काफ़ी ज़्यादा करते होंगे। आप कभी किसी ऐसे केस से टकराए हैं जो आपको बहुत मुश्किल लगा हो और आपको लगा हो कि इस केस ने तो मेरे पसीने छोड़ दिए? हाँ, मुझे आपने पुराने दिनों की याद दिला दी जब मैं वकालत में नया-नया आया था। आप जानते हैं जब कोई व्यक्ति वकालत में नया आता है तो उसे कानून की कम जानकारी होती है। जी। मैं युवा हुआ करता था, जोश बहुत था और अक्सर ऐसा देखा गया कि जब आपके पास नए कोई केस आता है तो आप कानून की समझ के बिना भी उसे ले लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरे पास एक केस आया मैंने उस केस को ले लिया और बाद में मुझे पता चला कि ये जो केस है इसमें कानून मेरे खिलाफ है। बहुत दुःख हुआ। अब दुःख इस बात का था कि मैं इसमें पैसे वापस करूं या इसे लड़ूं। पर मेरे अंदर शुरू से एक चीज़ रही है कि मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं अपने सीनियर्स के पास गया और लोगों से डिस्कस करा, सब ने मुझे यही सलाह दी कि नहीं, तुमने पंगा ले लिया और ये केस तुम हारोगे और शादी होने से पहले ही तुम्हारा तलाक हो जाएगा। तो मुझे बड़ा दुख का अनुभव हुआ। पर मैंने अपने जीवन में एक चीज़ देखी है, जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम्हारा अपने कर्मों पे विश्वास है, अधिकार है और फल देना वो मेरा अधिकार है। तो मैंने उसकी रिवर्स एनालिसिस शुरू कर दी उसकी कि अगर ऐसा होता तो क्या करेंगे, ऐसा होता तो क्या करेंगे। और उस केस में मुझे एक रिवर्स एनालिसिस में एक जो हमारे कानून में कहा जाता है नुक्ता, वो मिल गया। और जब मैंने जज साहब को वो नुक्ता बताया तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, और वो केस आज मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत अनुभव था जिसने मुझे आगे बल दिया। वो मैं केस जीत गया, कानून मेरे विरुद्ध होने के बाद भी, टेक्निकल ग्राउंड पे। और उसके बाद जो लोग मुझे ये कहते थे कि तुम इसे हार जाओगे, मेरे सीनियर्स भी, मैंने उन्हें दिखाया तो एक बात उन्होंने मुझे कही कि अगर आप विश्वास के साथ किसी काम को करते हैं
और ईश्वर पे अटूट विश्वास रखते हैं और अपनी मेहनत को पूर्ण रूप से करते हैं तो कोई भी केस मुश्किल नहीं है। इसीलिए कानून में ये कहा जाता है कि कानून में कुछ भी असंभव नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके देखने का नज़रिया क्या है। और सत्य की हमेशा जीत होती है, जैसे आप कहते हैं, तो हम सत्य में जाते के लिए आज बात ही कर रहे हैं। तो क्या कोई कभी ऐसा केस आया जिसमें आपको रोना आ गया हो, आप बहुत सेंसिटिव हो गए हों और आपको लगा हो कि ये केस जीतने के बाद भी मैं हार गया? सच में ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ था और मैं आपको कहूँ कि आजकल उस केसों की बहुत भरमार है। और वो केस था एक सीनियर सिटीज़न का। मैं बेटे की तरफ से लड़ रहा था और मैंने बहुत मेहनत करी उस केस में। आज भी अगर आप देखो तो मैं बड़ा गर्वित हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का शायद सबसे बुरा अनुभव अगर महसूस किया तो उसी केस में महसूस किया। मैं तो जीत गया उस व्यक्ति के बेटे का केस, पर वो बाप हार गया और मुझे लगता है शायद मेरी आत्मा भी कहीं हार गई और मैं कई रात सो नहीं पाया, क्योंकि उस केस की वजह से उस व्यक्ति को अपने घर को खाली करना पड़ा, उस बूढ़े व्यक्ति को। तो मुझे ये लगा कि कई बार हम केस जीतने के चक्कर में अपनी आत्मीयता को और अपने मानवीय संवेदनाओं को भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को अपने अपने आत्मसम्मान या अपनी जो अंतरात्मा है उसकी आवाज़ को ज़रूर सुनना चाहिए। ज़मीर से ऊपर कुछ नहीं ज़मीर है। से ऊपर कुछ भी नहीं है। और मैं भगवान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसके बाद मैंने कभी ऐसे केसों को नहीं लड़ा, पर मेरी आत्मा अभी भी द्रविड़ है। मैं अभी भी उस दर्द को महसूस करता हूँ जब भी उस केस को याद करता हूँ। तो मैं ईश्वर से उस केस के लिए आज आपके इस मंच से खुले रूप से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। एक फिल्मी डायलॉग है कि अदालत में सनी देओल कहते हैं कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, कोर्ट सिर्फ और सिर्फ तारीख देती है, न्याय नहीं देती। ऐसे हमने बहुत से केस देखे, सुने हैं। अभी आपने एक बताया कि बुज़ुर्ग थे, तो कुछ बुज़ुर्ग इस उम्र के ऐसे पड़ाव पर होते हैं कि उन्हें पता है कि एक सांस का तो यूँ तो जवानी में भी नहीं पता, यूथ को भी नहीं पता, लेकिन एक उम्र के बाद तो यकीन हो जाता है कि थोड़ा मुश्किल है। 80-85 की एज में कोई अगर केस लड़ रहा है, अदालत के चक्कर लगा रहा है, थैला झोला उठाकर घूम रहा है, ऐसा आप लोग देखते होंगे, तो आपके मन में क्या आता है कि कब मिलेगा इंसाफ? और हो सकता है इंसाफ मिल जाए, लेकिन उसे देखने के लिए वो शख्स जिंदा ही ना बचे। देखिए, कानून में एक बात कही जाती है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। इस पे मेरा एक बहुत अच्छा आर्टिकल है कि जी। आजकल का जो सिनारियो है, हम न्याय से बहुत दूर हैं। हम सिर्फ रिलीफ दे पाते हैं और वो रिलीफ भी फौरी तौर पर दे पाते हैं। मुझे लगता है कि इस विषय पर कुछ ऐसे विषय हैं समाज के, जैसे बुजुर्गों के विषय हैं, जैसे महिलाओं के विषय हैं, जैसे बच्चों के विषय हैं। अदालतों को भी थोड़ा सा संवेदनशील होना पड़ेगा इस विषय में, और मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रख के जो ऐसे वर्नेबल सेक्शन हैं उनके प्रति विशेष रूप से जो न्याय है उसकी भावना को त्वरित बनाना पड़ेगा। अगर हम ये कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि जो रिलीफ है वो बहुत पीछे रह जाएगा और न्याय बहुत आगे आ जाएगा। थोड़ा क्विक जस्टिस, वी वांट क्विक जस्टिस। इतना टाइम लग जाता है कि इंसान खत्म हो जाता है और न्याय नहीं मिल पाता, और अगर मिलेगा तो उसे देखने के लिए वो इंसान ही नहीं बचा। कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। आपकी एक संस्था है, आप एक एनजीओ चलाते हैं ऐसे गरीबों के लिए, ऐसे लोग जो अपना केस नहीं लड़ पाते किसी कारण की वजह से, और आप उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। एनजीओ का नाम बहुत खूबसूरत है अपने आप में, न्याय। तो इस बारे में आप कुछ बताइए हमें। आपने उस संस्था का नाम आधा लिया, अगर आप उस संस्था का नाम पूरा लेंगे तो आपको और आनंद आएगा। उस संस्था का नाम है न्याया, ए वॉइस फॉर जस्टिस, हेल्पिंग द हेल्पलेस। वाह, वंडरफुल। इसका विचार मुझे तब आया जब मैं वकालत में आया। मैं पहले एमएनसीज़ में अच्छे पदों पर हुआ करता था, तो मेरे जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे बहुत झंझोड़ कर रख दिया। और उस समय मैंने अपने जो एमएनसीज़ की नौकरी थी उसे छोड़ा और अपने इस प्रोफेशन को अपनाया।
और मैंने उसमें 2 प्रण लिए कि मैं कभी भी 2 काम नहीं करूँगा। पहला, मैं अपने क्लाइंट से कभी भी केस लेने के लिए झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे वो क्लाइंट मेरे पास आए या ना आए। दूसरा, मैं कभी भी असत्य के लिए नहीं लड़ूँगा, मैं हमेशा उसी के लिए लड़ूँगा जो सही हो और अपने क्लाइंट के साथ ही रहूँगा। इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए हमारे कुछ साथियों के साथ हमने मिलकर इस संस्था को जन्म दिया और विचार था कि समाज के उन लोगों तक पहुंचा जाए जो न्याय के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते। उसमें विशेष रूप से बच्चे, महिलाएं और पुरुष हैं जिनके पास ना तो उतना पैसा है कि वो अच्छे वकील को हायर कर पाएँ, ना उनके पास इतनी समझ कि वो कानून को सही तरीके से समझ पाएँ। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए हमने हर व्यक्ति के पास न्याय की पहुँच को पहुँचाने के लिए इस संस्था को जन्म दिया। और मुझे इस मंच के माध्यम से ये कहते हुए बड़ी खुशी, हमने बहुत सारे केस उनके लिए लड़े और जीते भी। और उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको बुज़ुर्ग का एग्ज़ाम्पल बताया, उसके बाद हमने अपनी संस्था में ये मैंडेट बना दिया कि हम किसी के केस लड़ें या ना लड़ें, पर उस सीनियर सिटीज़न्स के केस ज़रूर लड़ेंगे जिसने मुझे अंदर तक दरबेड़ कर दिया था। तो आज भी हम जो समाज में ऐसे वर्ग हैं जो ये सोचते हैं कि कानून तक पहुंच बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा अक्सर ये कहता हूँ कि कानून सबके लिए बराबर है, पर उसके पहुंच जो है वो मुश्किल है। तो उस पहुंच को सहज बनाने के लिए हमने न्याय की अवधारणा को दिया और आज बहुत सारे लोग इस संस्था के माध्यम से लाभ पहुंचा रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि गरीब लोग या जो लोग हमारा पॉडकास्ट आज देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं, वो आप तक पहुंच पाएँ? बिल्कुल। और आपने इस संस्था का नाम अपने पॉडकास्ट पर लेके मुझे लगता है एक मास अपील होगी उन सभी लोगों के लिए जिनको लगता है कि दूसरे लोग जो हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर, उनसे ज़्यादा प्रभावशाली और उनसे ज़्यादा पैसे वाले हैं। वो लोग न्याय नहीं पा रहे, तो मेरा आपके मंच से उन लोगों से अनुरोध है कि वो हमारे पास आए और हम यथासंभव उनको गाइड भी करेंगे, उनको काउंसिल भी करेंगे, उनके लिए सही रास्ता न्याय के रूप में क्या हो सकता है, वो भी बताएँगे और अगर संभव हुआ तो हम उनके लिए केस भी लड़ेंगे निःशुल्क। और तो आपके माध्यम से और उनके और आपका जो ब्रॉडकास्ट है, मुझे लगता है कि एक विशेष अनुभव मुझे रहेगा कि मैंने इतने सारे लोगों को आपके माध्यम से ये सूचना दी। ये तो बहुत खुशी की बात है और इसी से पता चलता है कि आप अपने प्रोफ़ेशन के साथ कितने ईमानदार हैं। जस्टिस सिर्फ़ बोलना नहीं है, जस्टिस को लेकर आना है समाज में, हर घर में। और जैसा कि आपने कहा कि नाम ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है, न्याय, द वॉइस ऑफ जस्टिस। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये जो एक मुहिम चलाई है, हम खुद इसके साथ हैं और आने वाले समय में बहुत से लोगों को न्याय मिलेगा और सच्चाई की जीत होगी, ये मुझे लगता है। तो आगे बढ़ते हैं नवीन जी। अगर आपको कोई संदेश देना हो, एक दिन के लिए आपको एक ऐसे पद की प्राप्ति हो जाए जहाँ पर आप न्याय व्यवस्था में कुछ बदल सकते हैं, तो आप क्या बदलेंगे? देखिए, जो मैं सबसे पहला काम करना चाहूँगा, वो एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को रोबस्ट बनाना चाहूँगा, जहाँ पर सबको तुरंत न्याय मिल पाए। आजकल आप देखिए, एक व्यक्ति, एक हाई कोर्ट एक पर्टिकुलर स्थान पर है और अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट के लोगों को वहाँ तक जाना पड़ता है। जी। एक कोर्ट बहुत दूर है और एक गाँव का व्यक्ति जो न्याय पाने की आस में, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास साधन नहीं है, उसके पास अच्छे वकील नहीं है वहाँ, उसके पास ट्रैवल नहीं है, वो कैसे न्याय को पाएगा? तो मुझे लगता है कि आज लगभग हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन का एक्सेस है और आदरणीय मोदी जी ने तो एक मुहिम भी चलाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर विलेज के अंदर हम इंटरनेट पहुँचाएँगे। तो उस इंटरनेट के माध्यम से न्याय को जोड़ना और न्याय को डिजिटल बनाना, ताकि व्यक्ति कानून के दरवाजे पे ना जाए, कानून उस व्यक्ति के दरवाजे पे आ जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रयास होगा वो सबके लिए न्याय के रास्ते खोलेगा। तो मैं कानून को डिजिटलाइजेशन में विश्वास करता हूँ और इसका दूसरा एक बहुत
जो अच्छा पहलू होगा वो करप्शन में भी कहीं ना कहीं सहायता करेगा कि करप्शन को डाउन करेगा, क्योंकि जब चीज़ें इंटरनेट पे होती हैं, ऑनलाइन होती है, वो ज़्यादा पारदर्शी होती हैं और ज़्यादा त्वरित होती है। आजकल करप्शन न्याय व्यवस्था में इसीलिए होता है कि आप अपनी चीज़ों को जल्दी कराना चाहते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता ना पता चल पाता, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर करप्शन बढ़ता है। तो अगर ये जो डिजिटलाइजेशन है, पूर्ण रूप से डिजिटलाइजेशन है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी शायद इस व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो हो जाए तो मुझे लगता है भारतीय न्याय व्यवस्था में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। नवीन जी, एक बात कहना चाह रही हूँ कि यूँ तो जैसे हम हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि भगवान की लाठी की आवाज़ नहीं होती और उसका न्याय जो है वो सर्वोपरि है। क्या आप ऐसा मानते हैं? आपने ऐसा कभी अनुभव किया कि अगर भगवान चाहे तो केस को कैसे भी दिमाग में कोई थॉट आ गया, कोई सबूत मिल गया और न्याय मिल जाता है? बिल्कुल। और अक्सर अगर आप देखें, मैं तो ये पूर्ण रूप से मानता हूँ कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है और वो ईश्वर के आदेश से हो रहा है। मुझे एक केस याद आता है, मैं जी। आपको बताऊँ, जब मैं नया-नया वकालत में आया था, तो जो मेरे सीनियर थे उनके पास एक 304 मतलब गैर इरादतन हत्या का एक मुकदमा आया, और उसके अंदर जब मैंने वो केस पढ़ा तो उसके अंदर सारे सबूत उस व्यक्ति के खिलाफ थे। तो मैंने अपने सीनियर से बोला, सर मैं इस केस को लड़ लूँ? तो उन्होंने बड़े हँसते हुए मुझसे कहा, अरे ये केस में तो इसको सज़ा होनी है, तू क्या करेगा? तो मैंने बोला, सर कि आपको तो पता ही है कि सज़ा होनी है, तो आप मुझे दे दो, मेरे को पढ़ने को भी हो जाएगा और मुझे एक्सपीरियंस भी मिला। तो उन्होंने वो केस मुझे दे दिया। तो मैं, जैसे आपने कहा कि ईश्वर पे विश्वास अगर रखें तो सारे काम हो जाते हैं, मैंने कई बार फाइल पढ़ी पर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। अंत में मैंने सोचा कि मैंने तो बहुत बड़ा पंगा ले लिया, और वो सर कह रहे थे मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने वो कहा, और ये अब तो मेरे लिए शर्म की बात है। पर मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं कभी हार नहीं मानता, मैंने बहुत बार फाइल पढ़ ली, बहुत बार फाइल पढ़ी, तो मुझे एक चीज़ उसमें नज़र आई। केस ये था कि एक व्यक्ति सुबह-सुबह स्कूटर पे जा रहा था, एक बुज़ुर्ग महिला का पति जो है वो रास्ता पार कर रहा था, उन्होंने उसे हिट करा, उसकी डेथ हो गई। तो जब उस जो अक्यूज़ था जब उसको पकड़ा, तो उससे पुलिस ने पकड़ा, तो उसने कहा कि आपका स्कूटर कहाँ है? उसका सिर्फ़ स्कूटर का नंबर आया। उसने कहा ये स्कूटर तो बहुत दिनों से मेरा ख़राब पड़ा है और ये ऊपर है, मैं तो इसे चलाता ही नहीं, और उस दिन तो बिल्कुल ही नहीं चलाया। पर जैसा कानून ने सबूत को देखा, और जब वो कोर्ट में गया तो उस व्यक्ति ने अपनी गवाही में एक बात कही कि मैं अनपढ़ हूँ, और पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा कि इसने स्कूटर का नंबर देख के बताया था कि ये वही व्यक्ति था। तो उस एक बात ने, चूँकि वो ईश्वर का आदेश था, वो व्यक्ति निर्दोष था, जब वो व्यक्ति अनपढ़ था तो वो उसका नंबर कैसे पढ़ सकता था? उस एक बात ने ही पूरे केस को बदल दिया और सत्य की जीत हुई। तो सत्य बहुत में जयते सुंदर। हमेशा रहता है। बहुत सुंदर और बहुत मज़ेदार बातें और बहुत से अच्छे-अच्छे किस्से हैं आपके पास, जिन्हें सुनकर हमें बहुत मज़ा आ रहा है। नवीन जी, द कॉर्पोरेट लॉ के नाम से आपकी किताब निकली और साथ ही आप बहुत सारे डिबेट्स लेते हैं। स्टूडेंट्स एलएलबी के, एलएलएम के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें आप पढ़ाते हैं। तो ये प्रेरणा किताब की कैसे मिली और जब आप पढ़ाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं? ये आपने जो किताब का ज़िक्र करा, जब मैं खुद एलएलबी में पढ़ता था, और आज भी जब आप अगर कोई एलएलबी में पढ़ेगा तो उसे सबसे पहले जो कानून की बड़ी-बड़ी किताबें हैं, वो देख के डर लग जाता है। जी। और मुझे भी शायद उस समय बड़ा डर लगा कि इतने सारे सेक्शन, इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे याद रखूँगा। तो उस समय जब मैं पढ़ता था तो मैं नोट्स बनाता था, और वो नोट की जो फॉर्म होती थी वो पिक्टोरियल और चार्ट के फॉर्म में होती थी। तो जो मैंने उस समय पढ़ा और उस समय अनुभव किया, तो मुझे लगा कि ऐसे कुछ किताब स्टूडेंट्स के लिए निकाली जाए जिससे उनको अपनी स्टडी करने में बड़ा मज़ा आए, ईज़ी हो जाए। ईज़ी हो जाए, और उनको सिर्फ़ वो ग्राफ देख के और वो जो पिक्चर की फॉर्म है वो देख के उनके जो इतने घंटे पढ़ने की पढ़ाई है वो बहुत सिमट जाए। तो इस धारणा के साथ, इस विश्वास के साथ मैंने उस किताब को लिखा। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि मेरा जो पहला प्यार अगर कानून है, तो दूसरा प्यार मेरा बच्चों को पढ़ाना है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आप एक अच्छे वकील तभी बन सकते हैं जब आप वो पढ़ने वाले व्यक्ति से उसके सवाल को सुने और उसका जवाब दें। क्योंकि कई बार जब आप कोर्ट में खड़े होते हैं तो आप निरुत्तर होते हैं, आपको उसका आंसर नहीं मिल पाता। पर जब आप बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, एलएलबी हो, एलएलएम हो या कॉन्फ्रेंस हो, जब वो आपसे सवाल पूछते हैं तो उनके सवालों
की जो वेरासिटी होती है या उनके सवालों का जो आयाम होता है वो इतना व्यापक होता है कि आप खुद सोच नहीं पाते और आपको एक नया एंगल मिलता है। तो वो जो बच्चों के साथ जुड़ाव है, मुझे लगता है वो मुझे खुद रोज़ ब्रश करता है, रोज़ पॉलिश करता है। इसीलिए मैं अक्सर कभी-कभी हफ्ते में 2 बार भी, कभी महीने में 4 बार भी मैं वो जो है वो बच्चों को पढ़ाने चला जाता हूँ और मुझे बड़ा आनंद भी आता है और दूसरा मेरा अपना ज्ञान जो है उसका भी बड़ा एनहांसमेंट होता है उसके अंदर। नवीन जी, आज आपसे बात करके कानून के दाव पेच समझकर मुझे लग रहा है कि कानून के लिए जो मेरे मन में डर था वो काफ़ी हद तक निकल गया है। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी कानून के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मिलेगी और जो उनके बहुत काम भी आएगी। आप यहाँ आए, आपने समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी रोचक बातें की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके समय के लिए और आपके इस ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आपका ये जो पॉडकास्ट है, ये आकाश की बुलंदियों को छुए और आप ऐसे व्यक्ति के रूप में नज़र आए इस फील्ड में कि आपका कोई सानी ना हो। निश्चित रूप से इसी आशाओं के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस समृद्ध मंच पे बुलाया और मुझे यहाँ बात करने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ थे नवीन कुमार जी, जाने माने एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट के। तो कोर्ट से और अदालत से, वकीलों से और न्याय से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच हमेशा साफ सुथरा होता है, बिल्कुल आकाश की तरह। जहाँ पर आप देखते हैं तो आपको सुकून मिलता है। जब सच अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। इसी आशा के साथ कि अगले मेहमान के साथ आपकी मुलाकात बहुत जल्द होगी और बहुत सारी बातें होंगी बातों बातों में। तब तक के लिए नमस्कार।